हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो ये है ऑटिज़म का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने ऑटिज़म के आनुवांशिक और सामाजिक कारकों तक चर्चा की है। इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और हमारे चैनल का लिंक आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो लगातार आते रहें, और आपके वैल्यूबल सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑटिज़म का पार्ट सेकेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म के जोखिम कारकों के बारे में। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ कारक इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। लिंग लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ऑटिज़म होने की संभावनाएं 4 गुना ज़्यादा होती हैं। परिवार का इतिहास, अगर एक परिवार में कोई बच्चा ऑटिज़म से ग्रस्त है तो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म होने की अधिक खतरा होती है। अन्य विकार, कुछ मेडिकल समस्याएं वाले बच्चों को भी ऑटिज़म होने का जोखिम खतरा होता है। तो आसान भाषा में समझते हैं इसको कि जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है कि कुछ बीमारियां, जैसे कि आपको बताया गया है पिछले वीडियोस में, जिन लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ बीमारियों को छोड़ करके बाकी 90% बीमारियों में लड़कियों की तुलना में लड़कों में बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि गर्ल्स के अंदर मारक और प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि उनका डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। दूसरी बात कि ऑटिज़म के कारकों की बात भी फर्स्ट में किया गया था, जिसके अंदर आनुवांशिक कारण और पर्यावरण कारक दोनों ही निहित थे, यानी कि दोनों फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय से पहले पैदा हुए बच्चे, 26 सप्ताह से पहले पैदा हुए बच्चों को ऑटिज़म होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आपको पता ही होगा कि 40 से 42 सप्ताहों का जो बच्चे का मतलब एक माता का जो गर्भकाल होता है, अगर जो बच्चा 26 सप्ताह से पहले पैदा हो जाता है तो उसमें ऑटिज़म का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। माता पिता की आयु, ज़्यादा उम्र के माता पिता से हुए बच्चे को भी ऑटिज़म होने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी इस विषय पर शोध कार्य चल रहा है। तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की कमी, जो इसको हम एपेक्सिया भी कहते हैं, तो उसके कारण भी ऑटिज़म संबंधी समस्याएं बन सकती हैं। ना केवल ऑटिज़म संबंधी, अगर बच्चे के वृद्धि और विकास में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो किसी न किसी विकलांगता का रूप धारण कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटिज़म से बचाव की चर्चा कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वस्थ रहें, नियमित जांच कराएं, अच्छी तरह से संतुलित भोजन और व्यायाम करें, सुनिश्चित करें कि आपकी अच्छी जन्म पूर्व देखभाल हुई है और सभी समस्याएं सुलझाएं। विटामिन ए पूरक आहार लें, गर्भ अवस्था के दौरान दवाएं ना लें। गर्भ अवस्था में किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, खासकर दौरों को रोकने वाली दवाई। मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपचार लें। यदि आपको सीलियक रोग या पीकेयू है तो उसे नियंत्रण में रखने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। टीका लगवाएं। सुनिश्चित करें कि गर्भवती होने से पहले आपको जर्मन खसरा, जिसे रुबेला भी कहते हैं, याद रखिएगा जर्मन खसरा को रुबेला के नाम से भी जाना जाता है, का टीका लगवाया गया हो, क्योंकि यह रुबेला संबंधित ऑटिज़म को रोक सकता है। ऑटिज़म का परीक्षण। ऑटिज़म का निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह अन्य विकारों का निदान करने के लिए मौजूद परीक्षणों के जैसे इसके लिए कोई परीक्षण नहीं है। डॉक्टर इसका निदान करने के लिए बच्चों के व्यवहार और विकास को देखते हैं। ऑटिज़म का निदान 2 चरणों में होता है, विकास संबंधी जांच और विस्तृत नैदानिक मूल्यांकन। यानी कि विकास संबंधी जांच का अर्थ हुआ कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका एकेडमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें विकास संबंधी में आएगा। और नैदानिक मूल्यांकन का मतलब हो गया कि उसकी माता, उसके नाना नानी, उसके दादा दादी, उसके पूर्वज जो हैं, उनके अंदर कोई नैदानिक यानी कि जेनेटिक कोई समस्या थी या नहीं।
हमारी ये कोशिश रहती है कि आसान भाषाओं में भी लोगों को समझाया जाए, क्योंकि कई बार बच्चों को हिंदी की टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश की जो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं आसान भाषा में भी बताने की कोशिश बच्चों को करता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अल्टीमेटली बच्चों को हर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके कोई भी वैल्यूबल एडवाइस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसके अंदर अपने कुछ चेंजेस ला सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। विकास संबंधी जांच। विकास संबंधी जांच एक छोटी सी परीक्षा होती है, यह बताने के लिए कि क्या बच्चा मूलभूत कौशल सीख रहा है या नहीं। विकास संबंधित जांच के दौरान डॉक्टर माता पिता से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या बच्चे के साथ साथ बात करने के लिए कह सकते हैं, और यह देख सकते हैं कि वह कैसे सीख सकते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं और चलते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में देरी एक समस्या को संकेत हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि विकास संबंधी विलंब के लिए सभी बच्चे की जांच करें, लेकिन विशेष रूप से उन बच्चों पर नज़र रखें जिन्हें ऑटिज्म का जोखिम ज़्यादा है। यदि चिकित्सकीय किसी समस्या के लक्षण देखते हैं तो एक विस्तृत निदान तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। निदान का दूसरा चरण एक विस्तृत मूल्यांकन होता है। इसमें बच्चों के व्यवहार और विकास की जांच की जाती है। वह माता पिता से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें सुनवाई और दृष्टि की जांच, आनुवांशिक परीक्षण, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण और अन्य चिकित्सा परीक्षण शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर डिसेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना इंटरेस्ट शो करें। अगर हमें ज़्यादा मात्रा में ऐसे कमेंट मिलते हैं तो हम उस तरह की क्वेश्चन आंसर की सीरीज फॉर्म में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मामलों में प्राथमिकी देखभाल, चिकित्सा, आगे मूल्यांकन और निदान के लिए बच्चों को एक विशेषज्ञ के पास ले जाने की सलाह दे सकते हैं। बच्चे के विकास और बच्चे में विशेष प्रशिक्षण देने के विशेषज्ञ, मस्तिष्क, शरीर और तंत्रिकाओं के विशेषज्ञ और मानव मस्तिष्क के विशेषज्ञ, तो इन तीनों प्रकार के विशेषज्ञों के पास ले जाकर के बच्चे के सामाजिक विकास यानी कि जो उसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है और जो उसकी नैदांतिक यानी कि जेनेटिक जो उसका डेवलपमेंट है, इन दोनों की असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे के अंदर की जो कमियां हैं या किस कारण से हुआ है, इसका जो हमारे डॉक्टर हैं वो पता लगाते हैं और उसके बाद उसकी अर्ली इंटरवेंशन चालू हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ऑटिज़म का इलाज। ऑटिज़म जिनका कोई इलाज नहीं है, हालांकि कई तरीक़ों से सीखने की क्षमता और मानसिक विकास को बढ़ाना संभव है। ये तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं। व्यवहारिक परीक्षण और प्रबंधन। व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्रबंधन व्यवहार व संचार को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक तरीके, आत्म सहायता और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का उपयोग करता है। कई प्रकार के उपचार विकसित किए गए हैं, जिनमें अप्लाइड व्यवहार विश्लेषण, ऑटिस्टिक और संबंधित संचार विकलांग बच्चों का उपचार और शिक्षा शामिल है। विशिष्ट चिकित्सा, इसमें भाषण, व्यावसायिक और शारीरिक उपचार शामिल है। यह चिकित्सा ऑटिज्म के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों के उपचार में शामिल किए जाने चाहिए। भाषण थेरेपी बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद कर सकती है। उसका एक और शारीरिक उपचार समन्वय को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक उपचार बच्चों को इंद्रियों की सूचनाओं को बेहतर समझ पाने में मदद कर सकते हैं। दवाई, ऑटिज्म में दवाओं का उपयोग उससे संबंधित समस्याओं जैसे डिप्रेशन, चिंता और सक्रियता का इलाज यानी कि करने के लिए किया जाता है। सक्रियता का अर्थ है अति चंचलता। आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं जैसे ADHD बच्चे, जितने भी हमारे साथी स्पेशल एजुकेशन से हैं जानते होंगे, तो सक्रियता का अर्थ है ADHD बालक से। चलिए आगे चलते हैं। ऑटिज्म की जटिलताएं। भावनात्मक समस्या, इमोशनल डिसऑर्डर। यदि आपको ऑटिज्म है तो आप बहुत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ तक कि तेज़ आवाज़ या उज्ज्वल रोशनी भी आपके लिए एक भावनात्मक बेचैनी पैदा कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ उत्तेजना पर बिल्कुल प्रतिक्रिया कर पाएँ, जैसे अत्यधिक गर्मी
या ठंडा या दर्द, अत्यधिक उत्तेजना अगर हो तो उस पर आप प्रतिक्रिया ना करें, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, ठंडा या दर्द। मिस्टेक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ह्यूमन एरर है, इंसान है, मिस्टेक हो सकती है। आई होप कि आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौरा, ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों में दौरे होना आम है। वह अक्सर बचपन या आपके किशोरावस्था की शुरुआत में इसका सामना करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, ऑटिज्म होने से आपको डिप्रेशन, चिंता, प्रेरक व्यवहार और मनोदशा में बदलाव का खतरा हो सकता है। ट्यूमर, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक दुर्लभ विकार है जो आपको अंगों में बढ़ने वाले ट्यूमर को विकसित करता है, जिसमें आपका मस्तिष्क भी शामिल है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और एएसडी के बीच का संबंध अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये था हमारा ऑटिज्म का टॉपिक, जो कि 2 भागों में आपको मैंने समझाया। तो यहाँ पर हमारा ऑटिज्म का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इस सेशन, और आप ऑटिज्म के बारे में एक संपूर्ण आपको पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी कि ऑटिज्म क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, क्या उपचार संभव है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। ये सारी चीज़ों की आपको एक ओवरऑल नॉलेज हो गई होगी। और आई होप कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो की लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयरचैट, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, वहां पर शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।